पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न है, हम उसको जब फाइल करते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो ग्लिचेस वगैरह हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम PSID जनरेट करते हैं इनका सिस्टम उस पर भी सपोर्ट नहीं करता। जब हम रिटर्न जमा करवा देते हैं तो इनके सिस्टम के अंदर वो कंप्लीट टास्क के अंदर वो रिटर्न नहीं अपीयर हो रही होती और ये क्लाइंट को बार बार कॉल करते हैं। 10 मिलियन के ऊपर सरचार्ज बनता है तो उसकी सिर्फ रेंटल इनकम 7-8 लाख रुपया है, लेकिन सिस्टम उसके ऊपर जो चार्ज की वो मिलियन से ऊपर कर देता है। जिस PRA ने भी FBR की तरह काम करना शुरू कर दिया। अब जब तक क्लाइंट अपनी पूरी रिटर्न फाइल नहीं कर देता उस वक्त तक उसको पैनिक में ना लेके आए। रेट पर्पस के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वो ऐड होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी आज तक बहुत ही बेहतर रही है, लेकिन जब से उन्होंने रिटर्न IRS पर शिफ्ट की है उसके बाद क्या मसाइल आ रहे हैं और लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में किन किन मुश्किलात का सामना है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फरूक गुज्जर साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार के मेंबर हैं और सदर हैं एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स के। फरूक गुज्जर साहब, ये बताइएगा कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न है, हम उसको जब फाइल करते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूबी साहब, जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि PRA की रिटर्न्स के अंदर करंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। देखें, ये PRA ने जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर तो लॉन्च किया लास्ट ईयर और सिंस दैट डे PRA की टेक्निकल टीम उन पे काम कर रही है, लेकिन करंटली भी अभी बहुत सारी जो ग्लिचेस वगैरह हैं जिसके अंदर हमें एज ए कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम PSID जनरेट करते हैं तो इनका सिस्टम उस पर भी सपोर्ट नहीं करता और करंटली PRA ने भी FBR की तरह काम करना शुरू कर दिया कि अगर किसी क्लाइंट का PSID हम बनाते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि PSID गलत बन जाता है तो PRA के जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं वो क्लाइंट को कॉल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाती है क्लाइंट के लिए कि जी ये PSID मैंने तो पे कर दिया था, फिर बार बार कॉल क्यों होती है। क्योंकि देखें ये कि ह्यूमन एरर है। जब बंदा एक PSID बना रहा है और उसके ऊपर PSID जनरेट हो गया है और सम टाइम ये होता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जिनका अपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है उसकी जब आप फाइनल रिटर्न जमा करवाने जाते हैं तो उस वक्त उसका जो है वो इनपुट आपके लिए एलिजिबल हो जाता है और आप उसको क्लेम कर लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो PSID आपने पहले बनाया होता है उसकी ड्यू टैक्स की लायबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है और सम टाइम ऐसा होता है कि ड्यू टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इसमें रेवेन्यू अथॉरिटी को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब जब तक क्लाइंट अपनी पूरी रिटर्न फाइल नहीं कर देता उस वक्त तक उसको पैनिक में ना लेके आए। तो प्लीज मेरी ये सजेशन है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज के ऑफिसर्स को, आज अगर मैंने PSID जनरेट कर दिया है तो कम से कम आप फाइनल रिटर्न की सबमिशन तक का उसका वेट जरूर करें और उसके बाद देखें कि जो टैक्स पेयर है एज ए सर्विस प्रोवाइडर उसने अपनी रिटर्न के अंदर ड्यू टैक्स लायबिलिटी जमा करवाई है। क्योंकि बीइंग PSID जनरेट करने की बेस के ऊपर आपकी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का पार्ट नहीं बनता। जाहिर है जब तक एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी रिटर्न पूरी जमा नहीं करवा देता। जब हम रिटर्न जमा करवा देते हैं तो इनके सिस्टम के अंदर वो कंप्लीट टास्क के अंदर वो रिटर्न नहीं अपीयर हो रही होती और ये क्लाइंट को बार बार कॉल करते हैं कि जी आपकी रिटर्न अभी तक नहीं जमा हुई, आप अपनी रिटर्न जमा करवा दें। क्लाइंट फिर हमें एज ए जो कंसल्टेंट कॉल करता है और हम उसको एक्नॉलेजमेंट भी भेजते हैं। तो ये चीजें हैं जो इनके सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। मेरी आपके तवसल से रेवेन्यू अथॉरिटी को ये सजेशंस है कि काइंडली आपने सॉफ्टवेयर तो लॉन्च कर दिया है लेकिन उसकी एफिशिएंसी के ऊपर काम करें और उसको, ताकि हमारा जो IT का सिस्टम है टू सपोर्ट द जो है वो टैक्स पेयर्स होता है, ना कि जो टैक्स पेयर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट का बायस बने। थैंक यू। फरूक गुज्जर साहब, ये भी बताइएगा कि जो इनकम टैक्स गोशवारा 2025 में क्या अब भी कोई गलती है जिसे हल करने की जरूरत है। अयूबी साहब, जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अभी तक रिटर्न्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो टैक्स पेयर फाइल नहीं कर सके। देखें, 30 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट थी। पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको 15 अक्टूबर तक बढ़ाया और उसके बाद 15 अक्टूबर तक भी वो जो प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व नहीं हुए
और फिर अब उन्होंने 31 अक्टूबर तक इस डेट को एक्सटेंड किया। लेकिन टिल टुडे जो है अभी तक इन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व नहीं किया। देखिए, मैं एज ए कंसल्टेंट जिन क्लाइंट्स की रिटर्न बना रहा हूं, जो मुझे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि जी जिस बंदे की टैक्स लायबिलिटी निकलती है लेकिन पिछले सालों में उसके पास इनकम टैक्स के असेस्ड रिफंड्स पड़े हुए हैं। एक तो सिस्टम उनको रिफंड्स को एडजस्टमेंट करने की इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से जब हम क्लाइंट को कहते हैं कि जी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इतने का चालान आपका निकल रहा है, तो वो कहते हैं कि जी आप देखें फारूक साहब के हमारे पिछले सालों में जो रिटर्न्स हैं उसमें बहुत सारे रिफंड्स वगैरह पड़े हैं, आप काइंडली वो एडजस्ट कर लें। अब इस वक्त जो है वो सिस्टम एडजस्टमेंट को अलाउ नहीं करता। इस तरह दूसरा ये है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो किसी जगह पे एज ए पार्टनर एओपी का पार्टनर है और एओपी ने वहां पे अपनी रिटर्न की टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी है, और जब मैं इस उनकी एज ए इंडिविजुअल रिटर्न बनाता हूं तो क्योंकि वो एज ए पार्टनर वहां से उनको जो इनकम है वो 10 मिलियन से ज्यादा वो अर्न करके आते हैं, तो मैंने जो है उनका जो शेयर है वो 10 मिलियन से ज्यादा है। तो मैं जब उनकी इंडिविजुअल रिटर्न बनाता हूं तो क्योंकि उनकी इंडिविजुअल रिटर्न बनाने के लिए हो सकता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे जिसकी प्रॉपर्टी इनकम है और वो प्रॉपर्टी इनकम पूरे साल के अंदर जो 7 लाख से लेके 8 लाख तक है, तो सिस्टम क्या करता है इस 7 लाख को 8 लाख को जो है वो ऐड कर देता है उस 10 मिलियन की इनकम के अंदर, और उसके ऊपर 4AB का जो 10 मिलियन के ऊपर एक सरचार्ज लगता है, तो वो बेसिकली उसके अंदर एक सरचार्ज कैलकुलेट कर देता है जो टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी बना रहा होता है। अब देखें कि इस सरचार्ज की कैलकुलेशन की वजह से उसकी जो इनकम एओपी से आ रही होती है वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेट पर्पस के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वो ऐड होनी चाहिए। अब होता यह है कि जब 10 मिलियन के ऊपर सरचार्ज बनता है तो उसकी सिर्फ रेंटल इनकम 7-8 लाख रुपया है, लेकिन सिस्टम उसके ऊपर जो 4AB का लायबिलिटी कैलकुलेट कर देता है सरचार्ज की, वो मिलियन से ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की जो रिटर्न्स है आज की डेट 27 अक्टूबर इस वक्त तक जो है वो मैं नहीं जमा करा सका। रिसेंटली एक कंप्लेंट भी फाइल हुई थी एफटीओ में, और एफटीओ ने 17 अक्टूबर 2025 के ऑर्डर के तहत इस बात की जो है कंप्लेनेंट का जो है कंटेंशन को एक्सेप्ट किया, और उस कंटेंशन को एक्सेप्ट करते हुए बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दी कि ये जो फार्मूलाज वगैरह हैं इन फार्मूला को आप चेंज करें, क्योंकि जिस बंदे की इनकम एग्जेम्प्ट है उस इनकम को जो है वो आप 4AB के अंदर कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बना सकते। लेकिन अभी तक इन द प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एफटीओ वाइड ऑर्डर डेटेड 17 अक्टूबर 2025 अभी तक भी एफबीआर ने ये जो सिस्टम के अंदर है ये चेंजिंग नहीं की। इसी तरह जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और उनका टैक्स जो डिडक्ट हो जाता है 153(1)(b के अंदर, कि उनकी भी कैलकुलेशन जो है वो सिस्टम बिल्कुल रॉन्ग करता है, क्योंकि उसमें से कुछ अमाउंट ऐसी होती हैं जो आपको प्रिस्क्राइब्ड पर्सन से आ रही होती हैं और उस पर पक्का टैक्स कटा होता है, और कुछ अमाउंट्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आपको विद होल्डिंग एजेंट से नहीं आ रही एज ए सर्विस प्रोवाइडर रसीद, तो सिस्टम उसके अंदर भी एरर कर रहा है। मेरी ये तमाम हम्बल सबमिशन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हायर अथॉरिटीज के साथ, हायर ऑफिशियल्स के साथ, कि काइंडली आप इन चीजों को देखें और इन चीजों को टाइमली करेक्ट करें। मैं इसमें यहाँ एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा कि देखें, हम एज ए कंसल्टेंट मैं एंगेज हूँ टैक्स कंसल्टेंसी में 2005 में और 2007 में ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवाया गया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, और 2007 से लेके आज 2025 तक हम यही हर साल हम यही समझते हैं कि आने वाले साल के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है लोगों को फैसिलिटेट करेगा और आईआरएस का जो फॉर्म अवेलेबल होगा इसके ऊपर रिटर्न के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन मैं ये देखता हूं कि हर आने वाला जो साल होता है वो टैक्स पेयर के लिए, कंसल्टेंट के लिए मुश्किलात का बायस बनता है, ना कि वो फैसिलिटेट कर सके हमारे टैक्स पेयर को और कंसल्टेंट को। देखें, एफबीआर को चाहिए कि एक फॉर्म को जब आपने अपलोड कर दिया आईआरएस के ऊपर तो उसमें थोड़ी बहुत ही माइनर चेंजिंग करें और अगले साल भी वही फॉर्म को लेके आए। एक तो इसमें एफबीआर की कास्ट बचेगी, और दूसरा ये कि कंसल्टेंट और उनका स्टाफ और टैक्स पेयर उसके साथ फेमिलियर होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल नया फॉर्म आता है और वो ऐसा फॉर्म आता है जिसके अंदर पिछले फॉर्म के मुकाबले में ज्यादा पेचीदगियां होती हैं, और एफबीआर को टैक्स पेयर की तरफ से, डिफरेंट एसोसिएशन की तरफ से, चैम्बर्स की तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करवाई जाती हैं, और जिसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग में डिले का बायस बनती। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फरूक गुज्जर साहब, आपने हमें टाइम दिया।